हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मेरा नाम है पूजा कुमारी और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 के जो कविता का है पहला चैप्टर कड़बक, जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो अगर आप लोग क्लास 12 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं तो भी इस चैप्टर को ज़रूर देखें, इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो चलिए पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है कड़बक, जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। थोड़ा मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में और ये मरे थे 1548 ईस्वी में। आगे थोड़ा देखते हैं। लिखा है कि मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जायसी जाति के मुसलमान होते हुए भी साहित्य में सुर और तुलसी के समान ही महत्व रखते हैं। इसके कारण जायसी की भारतीय संस्कृति में निष्ठा, धर्म के प्रति आस्था एवं हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय पर बल देना है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो मुसलमान थे, धर्म से मुसलमान थे, लेकिन कभी भी उन्होंने हिंदू मुसलमान में पक्षपात नहीं किया। उन्होंने दोनों धर्म को अच्छे से महत्व दिया और दोनों धर्मों को आगे बढ़ाने पर बल दिया। इसलिए भारतीय संस्कृति में इनका महत्व आज भी बना हुआ है। उनका जन्म राय बरेली जिले के जायस नामक गांव में 1492 ईस्वी में हुआ था। तो मैंने आपको ईस्वी तो पहले ही बताया है, अब आपको थोड़ा सा जगह के बारे में बताते हैं। तो कड़बक के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म राय बरेली जिले के जायस नामक गांव में 1492 ईस्वी में हुआ था और जायस नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इसलिए उनका नाम पड़ता है जायसी। चेचक के प्रकोप ने जायसी को कुरूप बना दिया था। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों में अगर थोड़ी सी कमी हो जाती है तो आप उसको सोचने लगते हैं, काफ़ी ईश्वर को हमें किस तरह से बनाएं, ईश्वर को दोष देने लगते हैं। लेकिन हमारे मलिक मोहम्मद जायसी को देखिए कि इनका चेचक मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं देहात में मातामयी हो जाती है, पूरा शरीर पे वाइट वाइट दाग हो जाता है। तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनके पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर चेचक का दाग हो चुका था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कुरूप दिखते थे। उनकी कुरूपता को देखकर दिल्ली का पठान बादशाह हंस पड़ा था। तब जायसी ने उनको संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली के पठान थे जो कड़बक जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनको देख के हंस दिए थे कि अरे ये कैसा इंसान है, मतलब थोड़ा अजीब लगते थे वो देखने में। तो उन्होंने कहा, उनको समझाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि मोही का हंसित किम हंसी को हारही। अरे पठान, मुझे क्या हंसते हो, हंसना है तो मुझे बनाने वाले कुम्हार को हंसो। उन्होंने कहा, अर्थात मुझ पर क्या हंसते हो, मेरे उस बनाने वाले कुम्हार पर हंसो। जायसी जो थे उच्च कोटि के विद्वान थे। इस विद्वता का कारण उनका बहुश्रुत होना था। वे ज्योतिष विद्या, वेदांत एवं हठ योग में निपुण थे। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। उनकी रचनाओं को देखने से विदित होता है कि जायसी के ऊपर तत्कालीन मंत्र मतांतरों का भी प्रभाव था, यानी कि उन्होंने बहुत ही पढ़ाई किया था, बहुत ही विद्वान थे। अमेठी के राजा के दरबार में उनका बड़ा ही सम्मान था। उनकी मृत्यु सन 1542 में हो गई थी और अमेठी के राजा के दरबार में इनका सम्मान था और इनकी मृत्यु अमेठी में होने की वजह से इनकी कब्र भी अमेठी में है, उत्तर प्रदेश में। चलिए इनकी 4 रचनाओं के बारे में देखते हैं। जायसी की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। पहला पद्मावत, दूसरा अखरावट, तीसरा आखिरी कलाम। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। काव्यगत विशेषताएं। जायसी की काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों सफल निर्वाह है। उनके काव्य का मुख्य रस श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का अद्भुत चित्रण किया है। अगर आप पढ़िएगा तो आपको रस बहुत सारे होते हैं जो कि समझ में आएंगे। तो उसी में से एक होता है श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस में काफ़ी निपुण थे और उन्हीं में कविताओं को लिखा करते थे। चलिए अब आते हैं अपने प्यारे से कविता पर। तो कविता पढ़ते हैं। कविता में लिखा है जो पहला लाइन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बीमुहा जई कवि सुनी। ये जो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो पहला पद में लिख रहे हैं कि हम यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जिनके एक आँख थे। कहने का मतलब ये है कि मलिक मोहम्मद जायसी का थोड़ा सा चित्रण सुनिए, वो कैसे थे दिखने में।
सबसे पहले तो उनके शरीर पर चेचक का दाग था, वो दिखने में बहुत ही कुरूप थे, भयानक लगते थे। दूसरे की उनकी जो बाईं आँख थी, जो चतरी हम लोग बोलते हैं, वो मतलब अंधे थे, उनसे नहीं दिखता था, बस एक ही आँख से दिखता था उनको। इसके साथ साथ उनके जो एक कान थे उनसे भी सुनाई नहीं देता था, यानी कि बहुत ज़्यादा कुरूप थे। तो वही लिख रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी इतना गुणवान थे। सोई भी मुहाजई कवि सुनी, कि उनकी कविताओं को सुनकर लोग बहुत ही मोहित हो जाते हैं कि कितने अच्छे लिखे हैं कविता। दूसरा लाइन है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्न उजियारा। कितना अच्छा शब्द लिखा हुआ है कि भगवान ने तो चांद को भी दागेदार बनाया है, भगवान ने भी तो चांद को भी दाग वाला बनाया है, लेकिन फिर भी वो अपने दाग को छुपाकर वो पूरे संसार को उजियारा करता है, जिसकी वजह से लोग उसके उजियारे को याद करते हैं, उसके दाग को भूल जाते हैं। अगला लिखा है, जग सुझा एकई नैनहा, उवा सुख अस नख तन माना। ये कह रहे हैं कि मुझे एक ही आँख से पूरी दुनिया, पूरे संसार बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, मुझे दूसरे नैन की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कभी इसकी कमी महसूस नहीं होती है। उवा सुख अस नख तन तारा, जैसे इतने सारे तारों के बीच में एक शुक्र तारा को आदमी खोज लेता है, ढूंढ लेता है, उसके महत्व को समझता है, उसी तरह से इतने सारे जनता में, इतने सारे लोगों में हम एक ही आँख की वजह से विख्यात हैं। जो लही अम्बही डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब तक आम के जो वृक्ष होते हैं, जब तक आम के वृक्ष में डाव नहीं लगते हैं, मोजर नहीं आते हैं, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयऊ असूझ अपारा। कहने का मतलब ये है कि कहने को अगर हम दाग निकालने बैठ जाएं, कमी निकालने बैठ जाएं, तो समुद्र का पानी भी खारा होता है, लेकिन वो अपनी कमी को छुपाते हुए इतना अपार और इतना अथाह है, इतनी उसकी पानी उपयोगफुल है, इतनी यूज़फुल है कि हमें उसकी खारापन नज़र ही नहीं आता। जो सुमेरु त्रिशूल बिना सभा कंचन गिरी लाग आकाशा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे भगवान शिव थे, उनके त्रिशूल मात्र से एक सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत बन गया था। जो लही घरी कलंक न पर कांच होई न कंचन करा। कहने का मतलब ये है कि जब तक सोने को भी कोयले की आग में पकाया नहीं जाता है, तपाया नहीं जाता है, तब तक सोना भी खरा सोना नहीं हो पाता है। यानी कि इस पूरी पक्ति का कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर चाहे कितनी भी कमी हो, चाहे आप कितनी भी खराब दिखते हो, कोई भी कमी आपके अंदर हो, यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई गुण है, तो उसको आप दिखाइए, लोग आपकी कमी को भूल जाएंगे, आपके गुण को याद रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आया होगा और एंजॉय भी हुआ होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए, लिखा हुआ है कि एक नैन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जेवही कई जाओ। कितना सुंदर बात बोले हैं। कह रहे हैं कि हमारी एक आँख होते हुए भी, हम इतने कुरूप होते हुए भी, मेरा जो एक आँख है वो आईना की तरह पवित्र और साफ है, उसमें किसी प्रकार की कोई कलंक, कोई कलछपट नहीं है। इस संसार में बहुत सारे दो आँख वाले इंसान हैं, बहुत सारे, सब कुछ होने के बावजूद भी उनमें इतना कलछपट भरा हुआ है कि हम विश्वास कर ही नहीं सकते किसी पे। वो कह रहे कि मैं एक ही आँख होते हुए भी, मेरा एक आँख एकदम दर्पण की तरह है, एकदम आईना की तरह साफ और स्वच्छ है। जो इंसान जैसा होता है वैसा ही उसमें दिखता है। सब रूपवंत गही मुख जे वही कही जाओ। कह रहे हैं कि इतना कुरूप होने के बावजूद भी जो लोग मेरे पास आते हैं, वो लोग मेरे पैर को छूते हैं और मेरे कुरूप चेहरे को देखते हैं, कुछ आशा लगा के, कुछ सोचते हैं कि काश इनकी वजह से मेरा भी कुछ भला हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आज मैं सोचता हूँ कि इस तरह से मेरी रूप खराब होने के बावजूद भी लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, मेरे पैरों को छूते हैं और मेरे मुख की ओर निहारते हैं कि काश मेरी आशीर्वाद उन्हें मिल जाए। तो कितना अच्छे चैप्टर है। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। लिखा है, मुहम्मद यही कवि जोरी सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आपको सबसे पहले बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी जो कवि हैं, उनको हम प्रेम की पीर के कवि कहते हैं। लिखा हुआ है कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा
सुना जो प्रेम पीर का पावा। कह रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के कविताओं को जो भी पढ़ता है, जो भी सुनता है, उसे प्रेम का पीड़ा होता है, उसे प्रेम की याद आ जाती है। अगर आप भी इस कविता को अच्छे से सुनेंगे तो आपके हृदय में भी दर्द होने लगेगा। लिखा है, जोरी लाई रकत के लई गाढ़ी प्रीति नैन जल हुई। कह रहे हैं कि मैंने इस कविता को बहुत ही अपने रक्त के लई, कहने का मतलब यह है कि खून के लई से जोड़ा है, खून के लई से लिखा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। अगर आप इसको दिल से सुनेंगे, हृदय से सुनेंगे, इतनी करुणामयी कविता को, कि ऐसे होने के बावजूद भी कितना उनको संघर्ष करना पड़ा होगा कि उनके सामने लोग झुक के आज उनके आशीर्वाद लेने के लिए तमन्ना कर रहे हैं, ज़रूर आपकी आंख से आंसू निकल जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि मैंने इस कविता को रक्त के लेई से जोड़ा है, संजोया है, और इसको पढ़ते समय बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आने वाले हैं। आओ मन जाने कबित उसकिन्हा, मकु यह रहे जगत मन चिन्हा। लिखा है कि कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। ये कह रहे हैं कि मैंने इस कविता को बहुत ही प्रेम से लिखा है, बहुत ही सुंदर से लिखा है, सुंदर तरीके सलीके से इसको सजाया है, और मुझे पूरी आशा है कि इस कविता को पढ़ते समय लोग मुझे ज़रूर याद करेंगे, मुझे अपने शब्दों में ज़रूर लाएंगे, ज़रूर याद करेंगे। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जई किन्न बखानू। कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि अब वो रतन सेन कहाँ रहे, अब वो उनको सुआ, उनका जो तेज बुद्धिदार सुगा था वो कहाँ रहा, अब वो अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ रहे जिनका मैं अभी बखान कर रहा हूँ। कहाँ सुरूप मधुमावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इसलिए कहाँ वो जो पद्मावती जो रानी थी वो कहाँ अब है, कोई नहीं रहा, बस उनकी यादें हैं, उनकी कहानी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि इंसान कब तक जिंदा रहता है, उसको तो मरना ही है। तो इंसान मर जाते हैं लेकिन उसकी कीर्ति हमेशा जीवित रहती है। फूल मरे पर मरे न बासु कहने का मतलब ये है कि फूल तो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके नष्ट होने के बावजूद भी उनकी सुगंध हर दिशाओं में फैली रहती है। आगे लिखा है, कई जगत बेचा कई न लिहन जसमोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। कहने का मतलब ये है, कवि कह रहे हैं कि मैंने इस कविता को बहुत ही प्रेम तरीका से लिखा है, बहुत ही सुंदर तरीका से लिखा है। तो मुझे यह पूरी उम्मीद है कि इस कविता को पढ़ते समय लोग मुझे दिल से ज़रूर याद करेंगे और मेरे बारे में 2 शब्द ज़रूर अच्छी बातें बोलेंगे। तो ये हमारे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि इतना खराब चेहरा वाले, इतना कुरूप होने के बावजूद भी, समझिए, जिनके हम लोग के शरीर पे अगर एक पिंपल आ जाए तो हम उसको तोप के चलते हैं कि यार क्या हो गया, पूरी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ हो जाए तो पूरा टेंशन में रहते हैं। और इनके शरीर पर तो पूरी तरह से दाग हो चुका था, जो चेचक होता है उसका। इसके बाद एक आँख से इनको दिखाई नहीं देता था, बाएं आँख से एक कान से सुनाई नहीं देता था। इतना सारा होने के बावजूद समझिए कि कितना इनको संघर्ष करना पड़ा होगा इस समाज में आगे बढ़ने के लिए। आपको तो पता ही कि हमारा समाज कैसा है, अच्छे भले आदमी को हमारा समाज एक एक कमी निकाल कर निचोड़ उसको पागल कर देता है सुना कर। तो समझिए कि इनको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप लोग भी इस तरह के हैं या आप लोग में कमी नहीं है, अगर कोई दूसरा कमी निकाल रहा है, तो उन सारे चीज़ों को छोड़िए, सारे चीज़ों को एक साइड करिए, भाड़ में जाए, ऐसे लोग भाड़ में जाए इन सब की बातें। आप बस अपनी चीज़ पर फोकस कीजिए, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, आपको अपनी लाइफ में सफलता ज़रूर मिलेगी, जैसे हमारे मलिक मोहम्मद जायसी थे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही रोमांचक वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब करते रहिएगा।